हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे अभी, और उन चारों ऑप्शंस को आपको ध्यान से समझना है और ये देखना है कि इनमें से जो एक ऑप्शन है वो गलत है स्टूडेंट्स, वो असत्य कथन है। तो ए ऑप्शन में बोला गया है कि समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है। बी ऑप्शन में लिखा है कि कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है। सी ऑप्शन बताता है हमें कि अर्धसूत्रण जननीय कोशिकाओं में होता है। और डी ऑप्शन में बताया गया कि समान जनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूप नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप सही आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूं। और हाँ, वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखें कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया गया है। तो इससे आपको आपकी तैयारी का भी पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट है वो कितना अच्छा प्रिपेयर हो चुका है। तो सही आंसर मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी, कि समान जनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूप नहीं होती हैं। ये जो कथन है स्टूडेंट्स, ये कथन असत्य है। जबकि जो 3 कथन जो हमने पढ़े थे शुरुआत में, ए ऑप्शन में बोला गया है कि समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है, ये सत्य कथन है। बी, कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है, ये भी कथन सत्य है। सी, अर्धसूत्रण जननीय कोशिकाओं में होता है, ये भी कथन सत्य है। लेकिन जो डी ऑप्शन में जो कथन कहा गया है कि समानजनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूप नहीं होती हैं, ये कथन स्टूडेंट्स असत्य है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया। तो यहाँ 4 वैज्ञानिक हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। इन चारों वैज्ञानिकों में से सही वैज्ञानिक का हमें चुनाव करना है स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन पर है ग्रिफिन, बी ऑप्शन है जोहानसन, सी ऑप्शन है मेंडल और डी ऑप्शन है वाटसन एवं क्रेग। तो सही आंसर आप जल्दी से नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं अब आपको आंसर बताने वाला हूँ इसका। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स सी, मेंडल। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि जो मेंडल हैं इन्होंने ही आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और जो मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल जिनका ये पूरा नाम है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें। आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। कभी क्वेश्चन बन करके आ जाए कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आप मेंडल को निशान लगा सकते हैं, अपना आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और आनुवांशिकता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो दूसरी पीढ़ी होती है उसमें लक्षणों का क्या होता है स्टूडेंट्स, स्थानांतरण होता है। जो लक्षण होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं, और ये होता है आनुवांशिकता के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो मेंडल ने देखा जाए तो अपने जो प्रयोग किए थे, अपने प्रयोगों को समझाने के लिए उन्होंने जिस चीज़ का उपयोग किया था, या जो प्रयोग उन्होंने जिस पौधे पर किए थे, तो वो पौधा था स्टूडेंट्स मटर का पौधा। ठीक है, मटर के पौधे पर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, कभी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बन करके आ जाता है कि मेंडल के द्वारा किस पौधे पर अपने प्रयोग किए गए, तो वहाँ पर आप मटर का पौधे पर निशान लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो और ऐसे भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आप मेंडल को भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ से इस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं कि आनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया, तो वहाँ भी हम मेंडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जिस तरीके से भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है, तो उस ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं उनको ज़रूर आप आंसर के तौर पर सिलेक्ट करें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बताया गया है कि Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं। यहाँ पर Na2O जो है वो है सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ सोडियम ऑक्साइड की चर्चा की जा रही है कि सोडियम ऑक्साइड में
कौन से आयन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन हम पढ़ेंगे। ए ऑप्शन में बताया जा रहा है कि Na पॉजिटिव और O नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं। बी ऑप्शन में बताया जा रहा है कि Na पॉजिटिव O डाइनेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं। सी ऑप्शन में बताया जा रहा है कि Na नेगेटिव और O नेगेटिव आयन उपस्थित होता है। और डी में जो ऑप्शन बताया जा रहा है वो ये है कि Na डाइनेगेटिव होता है और O डाइनेगेटिव होता है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं, मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, कि जो सोडियम ऑक्साइड होता है, तो सोडियम ऑक्साइड में स्टूडेंट्स Na जो होता है वो पॉजिटिव होता है और O जो होता है वो डाइनेगेटिव होता है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और मैं आपको एक सिंपल तरीका और बता देता हूँ कि कोई भी जो फार्मूला है उसको बनाने का तरीका क्या होता है, कि हमें उसका चार्ज मालूम होना चाहिए कि उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, कितना प्लस चार्ज होता है, कितना नेगेटिव चार्ज होता है। हम जानते हैं कि सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनका जो नंबर होता है उस नंबर को आप क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें। अगर हम एक्सचेंज कर देते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर Na2 और O1 हो जाएगा, लेकिन वो जो 1 होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पर Na2O इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सिंपल तरीका बताया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो सोडियम ऑक्साइड होता है, तो सोडियम ऑक्साइड में स्टूडेंट्स Na पॉजिटिव होता है और O डाई नेगेटिव होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये 2 आयन इसमें उपस्थित होते हैं स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है। तो यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो ऐसी इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी चीज़ है जिसको वो निर्मुक्त करता है, तो उसके कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। तो ए ऑप्शन है CFC, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है रेडियो सक्रिय विकिरण और डी ऑप्शन है फ्लाई ऐश। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी, रेडियो सक्रिय विकिरण है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र वायु को रेडियो सक्रिय विकिरण, जो रेडियो सक्रिय विकिरण होता है, तो इस रेडियो सक्रिय विकिरण से क्या करता है स्टूडेंट्स, वायु को क्या करता है, ये प्रदूषित करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा उत्पादन के लिए रेडियो सक्रिय पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता है उसमें ऊर्जा के उत्पादन के लिए, जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, उस ऊर्जा के उत्पादन के लिए स्टूडेंट्स ध्यान में रखें रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं, रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार से अनुपात होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए ऑप्शन में है 2:1, बी ऑप्शन है 1:4, सी ऑप्शन है 1:2 और डी ऑप्शन है 1:1। तो क्या अनुपात होता है, तो इस चारों ऑप्शन में से, इन 4 ऑप्शन में से आपको सही अनुपात चुनना है स्टूडेंट्स। क्या अनुपात होता है, तो आज जल्दी से आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ इसका। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, 1:1 होता है। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा हम समतल दर्पण के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है स्टूडेंट्स। तो समतल दर्पण की एक सिंपल सी परिभाषा ये मैं बता दूं कि एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट को, कांच की समतल, एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट को स्टूडेंट्स बोला जाता है समतल दर्पण बोला जाता है। ठीक है, इस संरचना को या इस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, समतल दर्पण बोला जाता है। अब समतल दर्पण द्वारा बनने वाली जो प्रतिबिंब होती हैं उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहला तो ये होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा सीधा बनता है और स्टूडेंट्स आभासी होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, मतलब जितने आकार की वस्तु होती है उतनी आकार का प्रतिबिंब आपको समतल दर्पण में बनता हुआ मिलेगा। थर्ड ये बताया गया है कि यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, यानी जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे
दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर क्या होगा, जो वस्तु है वो दर्पण के सामने होती है, जितनी दूरी पर। इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये थर्ड पॉइंट है हमारा। और फोर्थ पॉइंट ये है हमारा कि यह पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है ना। इसमें जो होते हैं, जो पार्श्व होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखें। जब हम क्या देखते हैं, आईने में जब हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं तो उसके पार्श्व चेंज हो जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब इसके उपयोग क्या होते हैं। देखिए, समतल दर्पण का पहला उपयोग तो यह है कि जो श्रृंगार होते हैं, श्रृंगार के दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा ये है अगर पनडुब्बियों के बाहर हमें किसी वस्तु को देखना है तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। तो पेरिस्कोप के रूप में यानी परिदर्शी के रूप में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और लास्ट ये है कि जो बहुदर्शी है, तीसरा उपयोग ये है कि बहुदर्शी में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ उपयोग है समतल दर्पण के, आप याद रखें। समतल दर्पण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन करके आता है तो उसे जरूर सॉल्व करें आप अपनी परीक्षा में। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स, कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं। इस चीज़ का हमें आंसर देखना है इन चार ऑप्शन में से, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिड्स हैं उनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा गया है। तो वो कहा गया है तो उसका कारण क्या है, उस कारण को हमें देखना है इन चार ऑप्शन में से। ए ऑप्शन है ये कुछ प्रोटीनों को संश्लेषित कर सकते हैं। बी, इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। सी, इनमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं। और डी ऑप्शन है इनमें ऑक्सीसोम होते हैं। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर क्या है, तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है बी, इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो प्लास्टिड्स होते हैं इनको अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखें क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, इनमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और एंजाइम पाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखें, इसलिए इनको अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोला जाता है। अब अर्धस्वायत्त कोशिकांग तो बोला जाता है। अब इन चीज़ों के उपयोग से ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो इनके अंदर उपस्थित होते हैं डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और जो एंजाइम होते हैं, तो इनके कारण ये क्या कर सकते हैं, ये अपने स्वयं की प्रोटीन और एंजाइमों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना। ये क्या कर सकते हैं, अपनी स्वयं की प्रोटीन बना सकते हैं, अपने स्वयं के एंजाइम बना सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए इनको अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोला जाता है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। और माइटोकॉन्ड्रिया को स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें, कई बार परीक्षा में पूछ लिया भी जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है या शक्ति गृह किसे कहा जाता है। ठीक है। पावर हाउस किसे कहा जाता है, या यूँ कहें कि शक्ति गृह किसे कहा जाता है, शक्ति गृह कैसे कहा जाता है कोशिका का। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है ना। पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है या शक्ति गृह भी बोला जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोज की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो खोज की गई थी वो कोलिकर के द्वारा की गई थी। कोलिकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया था वो दिया गया था सी बेंडा के द्वारा ये नाम दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था वो सी बेंडा के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट्स। ठीक है ना। बाद में और भी साइंटिस्ट आए, जैसे कि फ्लेमिंग की बात करें अगर हम, फ्लेमिंग जो थे हमारे साइंटिस्ट, थे, इन्होंने इसे फिला नाम दिया। और जो अल्टमैन साइंटिस्ट थे, अल्टमान कह सकते हैं हम, अल्टमैन जो साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है ना, अल्टमैन कह सकते हैं हम। तो अल्टमैन ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया स्टूडेंट्स। इसको बायोप्लास्ट बोला स्टूडेंट्स इन्होंने।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। जो भी जानकारी थी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर आपके परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसे ज़रूर आप सॉल्व करें और आंसर टिक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स, कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो ए ऑप्शन है उपास्थि करता है क्या ये काम, बी ऑप्शन है कंडरा करता है, सी ऑप्शन में मांसपेशी बताया गया है और डी ऑप्शन में है अस्थि रज्जु। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि हम इसका आंसर देखने वाले हैं और मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जो भी मैंने अभी वीडियो बनाए हैं इससे पहले उनमें भी ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार रखें। तो सही आंसर अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी कंडरा, जिसे बोला जाता है टेंडन भी बोला जाता है, इसको टेंडन भी बोला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कंडरा को। तो जो कंडरा होता है ये एक अन्य प्रकार का क्या होता है स्टूडेंट्स, संयोजी ऊतक होता है। ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। जो क्या करता है, जो अस्थियों को, जो अस्थियां होती हैं, जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मांसपेशियां होती हैं उनको जोड़ने का काम करता है, किनसे, अस्थियों से, ठीक है ना। अब इसके कुछ गुण मैं बता देता हूँ, ठीक है। कंडरा के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, इसके कुछ गुण मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि पहला गुण तो ये है कि कंडरा मजबूत होता है, कंडरा जो होता है वो मजबूत होता है तथा सीमित लचीलापन वाला रेशेदार ऊतक होता है। इसमें कैसा होता है, लचीलापन जो होता है वो सीमित होता है, ठीक है। लचीलापन जो होता है वो सीमित होता है, ठीक है। और रेशेदार ऊतक होता है। ये कैसा ऊतक होता है, रेशेदार ऊतक होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें आप। और अब इसका जो सेकंड जो गुण है वो मैं ये बता दूं कि ये अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, ठीक है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि ये क्या करता है, ये जो अस्थियाँ होती हैं उनको मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये कुछ इसके गुण थे जो मैंने आपको बता दिए। तो इनसे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो ज़रूर आप सॉल्व करें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि जो रेशम तंतु होता है, जो रेशम फाइबर होता है, सिल्क फाइबर जो होता है, से प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त किया जाता है, जो रेशम का जो तंतु होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चारों ऑप्शन में से हमें सही आंसर को सिलेक्ट करना है कि वो ऑप्शन क्या है। तो ए ऑप्शन है कॉटन बॉल से प्राप्त किया जाता है रेशम तंतु, बी पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है, सी भेड़ की ऊन से प्राप्त किया जाता है, या डी कोकून से प्राप्त किया जाता है। तो सही आंसर सेलेक्ट कर लें क्योंकि मैं अब आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी कोकून। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो रेशम तंतु होता है वो स्टूडेंट्स कोकून से प्राप्त किया जाता है। अब ये कोकून होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कोकून को सुरक्षात्मक आवरण के रूप में परिभाषित किया गया है। ये क्या होता है, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो कीट का, ठीक है ना, जो रेशमी धागों से बना होता है। ये किससे बना होता है, ये रेशमी धागे होते हैं ना, उससे बना होता है ये कोकून, रेशमी धागों से, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। जो पतंगों के लार्वा और अन्य कीटों जैसे कि तितलियों को क्या करता है, कवर करता है, उनको घेरे रखता है। जो पतंगे होते हैं या जो तितलियां होती हैं, ठीक है ना, इन जैसे कीटों को क्या करता है, ये कवर करके रखता है, उनको ढके रखता है, ठीक है ना। कोकून वह जगह होती है स्टूडेंट्स, जो कोकून होता है वो जगह होती है जहाँ जो लार्वा होता है, कीट कीट की जो अवस्था होती है, लार्वा अवस्था, ठीक है ना। तो जहाँ पर लार्वा जो है वो वयस्क कीड़ों में बढ़ता है या बदलता है, ठीक है ना। तो ये वो जगह होती है, कोकून वह जगह है जहाँ लार्वा जो है वो वयस्क कीड़ों में बदलता है या बढ़ता है, वयस्क में चेंज होता है, ठीक है। ये वह जगह होती है जिसको कोकून बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा निम्न है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा जो सौर प्रणाली है उसका सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो ए ऑप्शन में है श्वेत बामन, बी ऑप्शन है अल्फा सेंचुरी, सी ऑप्शन है ब्लैक होल और डी ऑप्शन है भूरा बामन।
तो सही आंसर आप सिलेक्ट कर लें, क्योंकि अब मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी आंसर है इसका, जिसमें बताया गया अल्फा सेंचुरी जो है वो हमारे सौर प्रणाली का सबसे निकटतम तारा है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें। और ये सूर्य से स्टूडेंट्स 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस निम्न के रूप में जानी जाती है। तो विभवांतर के मापन के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, हमें उसी डिवाइस के तौर पर यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उस डिवाइस को हमें चुनना है अपने आंसर के तौर पर। ए ऑप्शन है विभव मापी बोला जाता है उसे, बी गैल्वेनोमीटर बोला जाता है उसे, सी वोल्ट मीटर बोला जाता है उसे, और डी अमीटर बोला जाता है। तो वो कौन सी डिवाइस है जो विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी वोल्टामीटर। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो डिवाइस होती है वो होती है स्टूडेंट्स वोल्टामीटर, और विभवांतर की जो यूनिट होती है वो होती है स्टूडेंट्स वोल्ट। इस चीज़ को ध्यान में रखें, विभवांतर की जो यूनिट होती है वो होती है स्टूडेंट्स वोल्ट। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस एक रक्त वाहिका में केवल वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की जा रही है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी जो रक्त वाहिका होती है, जो ब्लड कैपिलरीज होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की जा रही है। तो ए ऑप्शन में है महाधमनी, बी ऑप्शन में फुस्फुस शिरा, सी ऑप्शन है फुस्फुस धमनी, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि किसमें जो रक्त वाहिनी होती है, जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, उसको सिलेक्ट करना है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी फुस्फुस धमनी जो होती है स्टूडेंट्स, उसमें जो है उसमें वी ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है स्टूडेंट्स। और ये जो कह सकते हैं फुस्फुस जो धमनी होती है, फुस्फुस धमनी वह धमनी होती है, ठीक है ना, वह धमनी होती है जो हृदय के दाहिने भाग से डीऑक्सीजनेटेड जो रक्त होता है उसको फेफड़ों में ले जाती है, फेफड़ों में ले जाने का कार्य करती है स्टूडेंट। वैसे देखा जाए तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये अपवाद है, जो फुस्फुस धमनी होती है उसमें स्टूडेंट्स अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। और जो शुद्ध जो आपकी शिरा होती है, जो शिराएं होती हैं, शिरा में क्या होता है स्टूडेंट्स, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। लेकिन अपवाद स्वरूप देखा जाए तो यहाँ पर जो फुस्फुस शिरा है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये 2 अपवाद हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तो इसे कहा जाता है। जब रात में हमें आकाश में चांद ना दिखाई दे तो उस घटना को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, उसे क्या बोला जाता है। तो ए पूर्णिमा कहा जाता है, बी गिब्स चंद्रमा कहा जाता है, सी अमावस्या कहा जाता है, और डी अर्धचंद्र कहा जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर अब हम देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है स्टूडेंट सी अमावस्या। तो स्टूडेंट्स अमावस्या का दिन वो दिन होता है, अमावस्या का दिन वो दिन होता है जिस दिन जो चंद्रमा को देखा नहीं जा सकता, ये हमें दिखाई नहीं देता है। अमावस्या वो दिन होता है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम नहीं सॉरी प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का कैसा है, एक एक प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, और ये पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर लगाता है। और 28 दिन में ये 28 दिन, लगभग 28 दिन कह सकते हैं हम, 28 दिन में ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लेता है, तो 28 दिन में जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगा लेता है या पूर्ण कर लेता है। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।